तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा ना, जैसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी बोलते हैं या आपका कॉमन एरर हो या फिल इन द ब्लैंक हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी करेंगे तो वो सारा का सारा प्रोग्राम सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पास सेंटेंस का नॉलेज है तभी आप जो है कॉमन एरर बना सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस का नॉलेज है तभी आप लोग फिल इन द ब्लैंक बना सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस का नॉलेज है तभी आप कुछ लिख सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो या PQRS हो, कुछ भी क्योंकि PQRS का दूसरा नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर ना? कभी कभी लोग उसको जंबल भी बोल देते हैं। तो ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए या ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसका? सेंटेंस का। सेंटेंस समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या? सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर ना? सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और उसके बाद जानेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्लियर ना? तो बहुत अच्छे से अगर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज अच्छे तरह से हो गया तो आपके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर ना? तो ऐसा करते हैं, हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख के डैश देते हैं और एक लाइन इसके बारे में जानते हैं। क्लियर ना? लिखिएगा एक लाइन, वट एवर इज टोल्ड अबाउट is told about whatever is told about the other word whatever is told about the other word in a sentence it is called subject. Whatever is told about the other word in a sentence, it is called subject. Whatever is told about the other word in a sentence, it is called subject. वह शब्द जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बोला जाए, हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वह शब्द जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बोला जाए सब्जेक्ट कहलाता है। वह शब्द जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बोला जाए सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर ना? एग्जाम्पल लिखिएगा, राधा goes to Delhi. Raman has a football. I have a car. समस्तीपुर इज नाइस सिटी। क्लियर ना? ये सब सेंटेंस है। आपको बताना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। क्लियर ना? 4 सेंटेंस है। राधा गोज टू दिल्ली, राधा दिल्ली जाती है। रमन हैज अ फुटबॉल, रमन के पास एक फुटबॉल है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। समस्तीपुर इज अ नाइस सिटी, समस्तीपुर एक कैसा शहर है जी? नाइस शहर है, बढ़िया वाला शहर है, ज़बरदस्त है ना।
अब इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट कौन है पहले वाले सेंटेंस में, राधा। राधा के बारे में बात होता है, राधा सब्जेक्ट हो गया। रमन हैज अ फुटबॉल, किसके बारे में बात होता है, रमन के बारे में बात हो रहा है, तो रमन सब्जेक्ट हो गया। आई हैव अ कार, किसके बारे में बात हो रहा है, आई के बारे में बात हो रहा है, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। समस्तीपुर इज अ नाइस सिटी, किसके बारे में बात हो रहा है, समस्तीपुर के बारे में बात है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट कहलाता है, जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए तो आप लोग डिफिनेशन लिखें, व्हाट ए वर्ड इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह शब्द जिसके बारे में बात किया जाए सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर ना। चलिए एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सो बताइए। सब्जेक्ट, हम लोग बात किए सब्जेक्ट, तो आखिर सब्जेक्ट बनेगा कौन, ये तो समझ गए, जो जिसके बारे में बात होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन सब्जेक्ट बनेगा कौन, बोलिए। याद रखिएगा, आज के बाद दुनिया का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, दूसरा कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट या प्रोनाउन बनेगा, दो ही चीज। अब नाउन किसको कहते हैं, बस बेसिक क्लास समाप्त होगा तो हम लोग नाउन से ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बट तब तक मोटा मोटी कल परसों तो बताए थे नाउन के बारे में, बोलिए तो। नाउन इज नेमिंग वर्ड, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इट इज कॉल्ड नाउन। क्लियर ना। जो भी चीज है जिसका नाम है नाउन है। जैसे पेन क्या है, हम क्या हैं, बोर्ड क्या है, मोबाइल, कैमरा, बेंच, मम्मी, पापा, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, सब कुछ क्या है, नाउन है। क्लियर ना। तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। और नाउन के जो बदले में आता है, जैसे राधा के बदले में सी आ गया, प्रोनाउन है। रवि के बदले में ही आ गया, प्रोनाउन है। रवि एंड रोहन के बदले में दे आ गया, प्रोनाउन है। राधा एंड प्रिया के बदले में दे आ गया, प्रोनाउन है। क्लियर ना। तो हम लोग का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। क्लियर ना कंसेप्ट। देखिए एक बात जरा ध्यान देने वाला है यहाँ पे, जो नाउन ना, ये सब्जेक्ट ना जो बनेगा, नाउन है पूरा दुनिया। हम लोग बोले मम्मी, हम लोग बोले पापा, हम लोग बोले पेन, तो कहे पापा भी नाउन पेन भी नाउन नहीं। तो यहाँ पे दो बात समझ में आया। अच्छा, नाउन ना दो तरह का हो सकता है। नाउन कितने तरह का हो सकता है जी, दो तरह का हो सकता है। एक नाउन लिविंग होगा और एक नाउन, बोलिए हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता, हो सकता है। तभी तो बोले पेन भी नाउन और पापा भी नाउन। पापा लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है। क्लियर ना। तो याद रखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन बनेगा और नाउन दो तरह का होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। जो नाउन लिविंग होगा ना, सजीव होगा, एक्टिव होगा, डूअर होगा। क्या क्या, जो नाउन लिविंग होगा वो क्या होगा, सजीव होगा, एक्टिव होगा, डूअर होगा, कुछ करेगा। मोटा मोटी 90% पापा कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। पेन कुछ करता है, इसे करवाते हैं। तो जो लिविंग होगा वो एक्टिव होगा, डूअर होगा 90%। जो नॉन लिविंग होगा वो पैसिव होगा। पैसिव, जो नॉन लिविंग होगा डूअर नहीं हो, वो डूअर नहीं, वो पैसिव, वो पड़ल होगा, उस पे काम होगा, ये काम करेगा, एक्टिव है, ये पैसिव है। ये जो है नॉन डूअर होगा, ये कुछ करे उड़ेगा नहीं, नॉन डूअर है। बस समझ में। एक बात जो यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा आप ही लोग बताइए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो सेंटेंस का मालिक, सब्जेक्ट बोले तो सेंटेंस का मालिक। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग है, डूअर है, एक्टिव है, तो उसका वर्ब मौसम के अकॉर्डिंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। याद रखिएगा, जब मालिक में परिवर्तन आएगा तो नौकर में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, नेचुरली है। अगर मालिक बकलोल होगा, पड़ल होगा, तो मौसम बदले ना बदले। बोले पेन को कोई दर्द होगा ठंडी में,
गर्मी अगल बाप रे बरसात है, कोई दिक्कत है करा। लेकिन पापा के दिक्कत है, गर्मी में तो फैन चलाइए, है ना, ठंडी तो रजाई लाइए, बरसात तो छाता लाइए। पापा की दिक्कत है, एकरा कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये बात है, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है, डूअर है, तो मौसम की तरह बदलेगा। गाना सुने थे ना, मौसम की तरह तुम भी। हाँ, तो ये है, V1 भी ले सकता है, V2 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है, V4 भी ले सकता है, V5 भी ले सकता है। लेकिन इसको कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। बोलिए, पड़ता है? लेकिन पापा से पूछिए, पापा ठंडी वाला फीलिंग बताओ, है ना। तो क्या है, उसमें प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा बात है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्टिव है, डूअर है, तो हम लोग V1 भी लगा सकते हैं, V2 भी लगा सकते हैं, V3 भी लगा सकते हैं, V4 भी लगा सकते हैं, V5 भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, पैसिव है, तो ओनली V3। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, V1 लिख के डैश देंगे, V2 लिख के डैश देंगे, V3 लिख के डैश देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जो कहाँ पे क्या आएगा। लेकिन तब तक मोटा मोटी समझ में आया क्या? चलिए, ये सब्जेक्ट होता है, इसको जरा नोट कीजिए झट से। चलिए समझाते हैं। हम बोले अगर लिविंग होगा, एक्टिव होगा, डूअर होगा, तो V1 V2 V3 V4 V5 लगेगा। जैसे रवि सब्जी बेचता है, तो सोचना पड़ेगा क्या लगेगा। रवि सब्जी बेच रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा क्या लगेगा, है ना। क्योंकि बेचता है तो आदत है, तो V1 लगा देंगे या V5 लगाएंगे। सिंगुलर है तो V5 लगाएंगे। रवि और राधा दोनों सब्जी बेचते हैं, तो V1 लग जाएगा। रवि सब्जी बेच रहा है, तो V4 लग जाएगा। रवि सब्जी बेच चुका है, तो V3 लग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है हम लोग को एक्टिव में, डूअर में समझते हैं। लेकिन सब्जी बिकता है, सब्जी कुछ बोलता है, वर्ब लिख के डैश दीजिए। वर्ब बोले तो एक्शन, वर्ब बोले तो क्रिया, है ना। वर्ब ऐसा करते हैं, एक लाइन लिखते हैं फिर समझाते हैं, क्लियर ना। लिखिएगा, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर doing or being something. The word that stands for doing or being something, it is called verb. The word that stands for doing or being something, it is called verb. The word that stands for doing or being something, it is called verb. वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वर्ब कहलाता है। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वर्ब कहलाता है। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वर्ब कहलाता है। क्लियर ना। देखिए बात थोड़ा समझते हैं। वर्ब, वर्ब बोले एक्शन, वर्ब बोले क्रिया, वर्ब बोले कोई काम जो किए हम लोग। जैसे देखिए, वर्ब के बारे में जान लीजिए, सुबह में सो के जगे हैं, तब से रात में सोने तक जो भी काम आप कर दिए, पेन तोड़ दिए, वर्ब है। गाली दे दिए, वर्ब है। हंसने लगे, वर्ब है। रोने लगे, वर्ब है। खाने लगे, वर्ब है ना। किसी को पीटने लगे, वर्ब है। क्लियर ना। तो आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, मारना पीटना, सोना जगना, रोना धोना, जो भी कुछ एक्शन होता है, क्रिया होता है, काम होता है, सब का सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर ना। तभी तो हम लोग जाने, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, कुछ कर दिए वो भी वर्ब, कुछ हो गया वो भी वर्ब। क्लियर ना। तो कुछ किए वो भी वर्ब, कुछ हुआ वो भी वर्ब। मतलब पापा कोई काम किए वो भी वर्ब, मम्मी कोई काम की वो भी वर्ब, आप कोई काम किए वो भी वर्ब, पड़ोसी कोई काम किया
वो भी वर्ब। मोदी कोई काम किए, वो भी वर्ब। सब वर्ब हुआ, एक्शन हुआ, क्रिया हुआ। क्लियर ना? आइए अगर हम लोग बात करें वर्ब के बारे में, जो भाई वर्ब में होता कौन कौन है, रहता कहाँ पे है, कैसा होता है, याद रखिएगा। वर्ब 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के, एक डूइंग एक बीइंग। एक करने वाला, एक होने वाला। डूइंग और बीइंग। डूइंग करना, बीइंग होना। क्लियर ना? करना, होना। देखिए एक बात बताइए, कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, कोई भी काम है। अगर कोई काम आप कर लिए, या फिर होगा कोई काम आपका था वो कोई कर दिया, 2 ही बात होगा। कोई एक काम है जो काम आप खुद से कर लिए, या वो काम आपका कोई कर दिया, यही ना? अब देखिए अगर आप कर लिए तो आप डूअर हो गए, अगर कोई कर दिया तो आपका काम हो गया। बी मतलब होना, पढ़े थे ना बचपन में, है ना? डू मतलब करना और बी मतलब होना। क्लियर ना? याद रखिएगा, अगर आप वो काम कर लिए तो आप हो गए मेन वर्ब। अगर कोई आपका काम कर दिया नहीं, कोई काम अगर कर देता तो मोटा मोटी क्या कहते हैं, हेल्पर है, वो मेरा हेल्प कर दिया। तो हेल्प कर दिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। आपने कर लिया मतलब मेन वर्ब। क्लियर ना? तो हम लोग वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मेन वर्ब में आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, है ना? V1, V2, V3, V4, V5, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब में। क्या बोले? मेन वर्ब में कौन कौन पढ़ेंगे जरा बोलिए? फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5। ये सब को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब वर्ब का चैप्टर हम लोग को स्टार्ट होगा, बस इसके बाद तो, है ना? तब तक हम लोग जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि पहले छोटका को पकड़ लीजिए तो बड़का तो अपने कहेगा। अगर देखिए अगर घर में 4 बच्चे हैं, हमें 2 गो बदमाश है, 2 गो शांत है, आप कहा कि छोटके के दबा के 4 डंडा दे दीजिएगा कि बड़का 2-4 गो सब के सिटी पिटी घूम जना हम लोग फोड़ सकलखिन। हाँ, तो पहले छोटका को समझ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब बताइएगा आप लोग कितने हैं हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में? 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। पूरे इंग्लिश में कितना हेल्पिंग वर्ब? 24। याद रहेगा, 24 घंटा। एक दिन में कै घंटा? 24 घंटा। कै गो नौकर चाहिए? 24 गो नौकर। नौकर तो पैसा पर आता है, फ्री में थोड़ी आता है। जब तक 1 घंटा काम नहीं करेगा तो पैसा मिलेगा हो नहीं ना? तो याद रहेगा कितना घंटा एक दिन में? नौकर कितना है? 24। तो हेल्पिंग वर्ब का संख्या कितना? पूरे इंग्लिश ग्रामर में कितना हेल्पिंग वर्ब? 24 हेल्पिंग वर्ब। जरा एक बात बताइए आप ही लोग सोच समझ के, क्या एक नौकर से 24 घंटा काम करवा सकते हैं? सोच लीजिए, करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। अगर 2-4 दिन करवा दिए तो कहेगा पापा रांची ले चला। कहाँ 2-4 दिन अगर 24 घंटा करवा दिए तो रांची जाएगा। तो क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब को इंडिया में 3 शिफ्ट में बांटे हैं। कितना शिफ्ट में बांटे हैं? 3 शिफ्ट में बांटे हैं हेल्पिंग वर्ब को।